मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे पी ब्लॉक पे, क्योंकि हमने पी ब्लॉक लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पी ब्लॉक पे कुछ क्वेश्चन किए थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। आ जाइए भी, सभी आ जाइए, जुड़ जाइए क्लास से। आ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सबको। हाँ जी, पी ब्लॉक करें स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पे कुछ छोड़ा था, तो आज हम फर्दर क्वेश्चन से ही करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। हमारा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल फॉस्फोरस इज ए सॉलिड, एक्सप्लेन। कि नाइट्रोजन जो है बच्चों, वो हमारे पास क्या है, गैस है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जो हमारा फॉस्फोरस है वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन कल वाली बात में आ चुका था। देखो कल हमने डिस्कस किया था एटोमिसिटी को। हमने बात की थी कि नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में रहता है, फॉस्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में रहता है। तो बच्चों हमने देखा था कि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड से ये इस तरीके से जुड़ा रहता है। तो इसकी एटोमिसिटी ज्यादा होने की वजह से बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में होता है। क्योंकि जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ती है, एटोमिसिटी इंक्रीज होती है बच्चों, जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यानी कि जैसे जैसे एटोमिसिटी इंक्रीज होगी, भी यहाँ पे ये डाई एटोमिक है, फॉस्फोरस टेट्रा एटोमिक है, तो जैसे जैसे बच्चों इसकी एटोमिसिटी इंक्रीज होती है, इसके अंदर क्या बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये जो बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो यहाँ पे ये डाई एटोमिक है, तो इसके बीच में जो फोर्सेस है वो क्या है, वीक है। और जैसे ही हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, एटोमिसिटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो आपको पता है वीक फोर्सेस है तो ये किस फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो ये गैसेस फॉर्म में रहेगा। और अगर हमें पता है कि जो हमारे फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड रहेंगे। जब क्लोजली पैक्ड रहेंगे तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो N2 गैस क्यों है, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्सेस हैं वो वीक है। और फास्फोरस सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। रीजन है, इट इज बिकॉज द एटोमिसिटी इंक्रीज फ्रॉम डाई एटमिक टू टेट्रा एटमिक विच इंक्रीज द वॉन्डरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्गली। ठीक है, एटोमिसिटी इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रहे हैं। और जैसे जैसे वॉन्डरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे, हमारी जो टेंडेंसी है सॉलिड होने की वो बढ़ती जाएगी। इसी कारण तो हमारे जो एलिमेंट्स है ना, जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जनरली देखो, अगर मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूं, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट देखो, जैसे मैं फर्स्ट 15 ग्रुप लिखता हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर हम लिखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ये ऊपर वाले क्या है हमारे पास, ये होते हैं नॉन मेटल्स, गैसेस फॉर्म में होते हैं। फिर बीच में कुछ आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, जो मेटलॉइड्स होते हैं। लास्ट वाले क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स तो हमें पता है सॉलिड फॉर्म में मिलती है बेटा ज्यादातर। तो सॉलिड फॉर्म में है, इस क्यों है ये सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि इनके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेज जो है, याद है ना वॉन्डरवॉल फोर्सेज? हाँ जी बच्चों, याद है क्या वॉन्डरवॉल फोर्सेज, 11th क्लास में पढ़े थे? किस किस को याद है बताइए, रिप्लाई कीजिए यस नो। वॉन्डरवॉल फोर्सेज पढ़े थे हमने। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रोडक्शन, लंदन फोर्सेज, यस लंदन फोर्सेज। याद है क्या वॉन्डरवॉल फोर्सेज? हाँ। तो वॉन्डरवॉल फोर्सेज क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, और किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था, उसके बाद ये क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं बेटा ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी शो करते हैं ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स में। सबसे पहले बेटा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटॉमिक। पॉली यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो देख लिया था हमने, नाइट्रोजन हमारा N2 था, फिर P4 था, इस तरीके से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पॉली एटॉमिक फॉर्म में। नाइट्रोजन इज डाइएटॉमिक गैस व्हाइल ऑल अदर आर सॉलिड्स। तो नाइट्रोजन तो क्या होता है, गैस होता है, सिर्फ एक नाइट्रोजन है वो गैस है, और बाकी सभी किस फॉर्म में मिलेंगे हमें, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेंगे बेटा। बाकी सभी किस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसे जैसे बेटा इस ग्रुप के अंदर, इसको एक बार रब कर देता हूं मैं। अब जैसे ही इस ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन आएंगे, हमें क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज मिलेगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका रीजन हमें पता ही है बेटा, कि हमारे पास जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं,
वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। दैट मीन्स इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा बेटा। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उसको आपको तोड़ने के लिए हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डाउन टू द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बच्चों देखो ध्यान दो, इस बार पैटर्न कैसा है हमारा, इस बार पैटर्न है एमसीक्यू। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको दे दिया कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, ठीक है, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो उस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है कि हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन क्या हो, कंप्लीट हो। हालांकि मैं इसके एमसीक्यू के 2-3 वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर भी आपको इस चैप्टर को इस तरीके से तैयार करना है कि हमारे पास क्या हो, हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व कर सके। और देखो एमसीक्यू में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एमसीक्यू ध्यान रखना है इसमें क्या क्या आता है हमारे पास। एक तो इस चैप्टर में स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, वो अच्छे से पढ़ना है हमें, कि बहुत सारे एसिड होंगे हमारे पास, ऑक्सिडो एसिड्स होंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे ट्रेंड्स की बात करेंगे, ट्रेंड जैसे हमने बात किया ना, अप टू डाउन आने पे क्या हो रहा है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, वो ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आएगा। और तीसरा क्या आएगा, कुछ एक कंपाउंड्स है, जैसे फॉस्फीन पढ़ोगे तुम, जैसे अमोनिया पढ़ोगे, जैसे HNO3 पढ़ोगे, इन कंपाउंड्स की रिएक्शन। ये टोटल चीजें हैं बेटा जब पे हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। ओके बच्चों, क्लियर हुई क्या बात, यस नो बोलिए बेटा, क्लियर हो गई, चले आगे, चलो ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है किस चीज पे डिपेंड करती है, हाँ जी बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बताना मेरे को 15th ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, हाँ जी बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ 15th ग्रुप, बताओ फटाफट से, 15th ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ जी, यही तो बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3, ये तो इसका आउटर मोस्ट शेल है, यही वैलेंस शेल है, क्या है, वैलेंस शेल 5 है। तो इन 5 के अकॉर्डिंग ये क्या शो करते हैं, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम चलता है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, 15 have 5 electron, 15 group element have 5 electron in their valence shell, they exhibit various oxidation state from -3 to +5। ये देखना बेटे, अब देखो हमें पता है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकता है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर ये क्या करे 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है इस ग्रुप के अंदर बेटा, -3 टू +5। आई बात समझ में बेटा, ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 की जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां से कहां वेरी करती है, -3 टू +5 वेरी करती है। क्लियर हुई बात, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, यस नो बोलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लियर हुआ बेटे, हाँ जी, चले नेक्स्ट, हाँ जी बेटा ठीक है। सबसे पहले नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या ध्यान है वो देखो, द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मिथ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। अब बात करें बेटा कि देखो ये जो हमने बात की है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, ध्यान देना बेटे, जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाओगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाओगे यहाँ से हमारी जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि आपको पता है -3 का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करना। यस स्टूडेंट्स, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। और हमें पता है कि डाउन टू द ग्रुप आते हो आप, डाउन टू द ग्रुप आते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, मेटेलिक नेचर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो मेटल्स की नेचर कैसी होती है बेटा, metals have electropositive nature, electropositive nature, electropositive का मतलब क्या हो गया
की टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो डाउन टू द ग्रुप आने पर जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें कम मिलती है या कहीं की नहीं मिलती। रीजन क्या है कि डाउन टू द ग्रुप आने पर हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं और साइज भी इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर है बच्चों? क्या आपसे कोई पूछ ले कि 15th ग्रुप में या पी ब्लॉक में डाउन टू द ग्रुप जाने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है या एग्जिस्ट नहीं करती, इसका रीजन क्या है? तो ड्यू टू क्या है, मेटेलिक नेचर। डाउन टू द ग्रुप जाने पर मेटेलिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो हमारे पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहती है, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटे ये पॉइंट? यस नो बोलिए बेटा, अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर और साइज की वजह से इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की जो टेंडेंसी है वो डाउन टू द ग्रुप क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। अब देखो, इन एडिशन टू -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। अब ये बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल्स होते हैं ना, ये याद रख लेना भाई, बहुत जरूरी है। आपको पूछ ले कि नाइट्रोजन का वो एलिमेंट बताइए जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो हाइड्राजीन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बच्चों ये। हाइड्राजीन is a compound in which nitrogen get -2 oxidation state। और फॉस्फोरस के लिए क्या होता है, डाइफॉस्फोफिन। यहाँ पे फॉस्फोरस किस स्टेट में है, -2 स्टेट के अंदर है। तो ये बहुत अच्छे दो एग्जांपल्स हैं, याद रख लेना। आपको दे देंगे एलिमेंट, दे देंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेंगे, बोलेंगे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, -1 है, -3 है नाइट्रोजन में, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि हाइड्राजीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है बच्चों। ओके, और डाइफॉस्फीन में जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, -2 होती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रख लोगे याद? हाँ जी, रह जाएगा ना याद? आना बोलो भाई, रह जाएगा याद? हाँ जी, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में बेटा आपको इस चैप्टर को याद करना पड़ेगा एमसीक्यू की फॉर्म में, अगर हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन ऑल्सो शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इन हाइड्रोक्सिल एमीन। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हाइड्रोक्सिल एमीन जो है हमारा NH2OH, उसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है बच्चों। क्या होती है यहाँ पे, -1 होती है। ये भी याद रखना है हमें। और देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ये 11th में भी समझाया था मैंने, और जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था ना, उसमें भी हमने बात की थी। तो जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो मेथड तो वही रहता है बेटा, आपको कितना चार्ज किस पे है ना, वैसे मैंने 11th में अच्छे से क्लियर कर दिया था आपको। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालते हैं हम, -1 आती है यहाँ पे। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है क्या? देख लो, वैसे बता देता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार बता देता हूँ कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फॉर एग्जांपल NH2OH में मेरे को निकालनी है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लेता हूँ यहाँ पे X है। हाइड्रोजन की जनरली किस फॉर्म में होती है, +1 होता है। तो एक हाइड्रोजन का +1 तो दो हाइड्रोजन का +2। ऑक्सीजन पे जनरली चार्ज होता है -2 और हाइड्रोजन पे होता है +1, और ऑल ओवर कितना होता है, इनका सम कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, x+1 = 0, तो x1 कितना आ गया, -1। इस तरीके से आप क्या निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो किसी भी एलिमेंट की। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमिन में क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया। ओके, हाँ जी, क्लियर है बच्चों? जैसे हमने हाइड्राजीन की बात की थी, NH2 है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की x मान ली, हाइड्रोजन की +2 होगी, फिर नाइट्रोजन की x, फिर हाइड्रोजन की +2 = 0। तो 2x + 4 = 0, 2x = -4, x = -2। तो हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की कितनी आ गई, -2 आ गई बेटा। तो ये याद रखना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है बेटे, ठीक है। तो हमने बात कर ली -1 और -2 देख ली। अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने देख लिया है कि जनरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही ज्यादा अटेन करते हैं, लोअर जो एलिमेंट्स हैं, लोअर जो हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, वो नहीं रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 also exhibit positive oxidation state of +3 and +5। ध्यान देना बेटा कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं
वो +3 और +5 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखते हैं, शो करते हैं। क्यों शो करते हैं बेटा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो क्या है NH2 और NP3, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे करके NH2 फुली फिल्ड कर लेंगे, या फिर ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर लेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ओके, इसलिए +3 या +5 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या करते हैं, शो करते हैं। अब देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट while that of the +3 oxidation state increases due to the inert pair effect. Sorry, क्या लिखा है, on moving down the group the stability of +5 oxidation state while that of +3 oxidation state increases due to the inert pair effect, not increases। यहाँ पे decreases आएगा भाई, क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटे, डिक्रीजिंग आएगा। यानी कि देखो बेटा, अब हमने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तो बात कर ली है ना, कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं, +5 शो करते हैं। अब यहाँ पे भी एक बात देखनी है हमें, जो हमारे हायर एलिमेंट्स हैं, कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सन, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो करते हैं, ये वाले एलिमेंट शो करते हैं। लेकिन जैसे ही डाउन टू द ग्रुप जाते हो, वहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रख लेना, या मैं इससे कहूं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है वो डाउन टू द ग्रुप क्या होती जाती है, लेस होती जाती है। यानी कि ये जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक है, इनकी टेंडेंसी +5 की है, जबकि बिस्मिथ एंड एंटीमनी की टेंडेंसी जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की नहीं होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो मैंने 11th में बहुत अच्छे से समझा रखा है, और जब ये पी ब्लॉक पढ़ाया था ना तभी समझाया था मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट। फटाफट से बताइए कौन बताएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट बताइए, कौन बताएगा क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट बताइए फटाफट से। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको 11th क्लास में, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, और मैंने तब भी कहा था कि आप 12th में भी जब ये 15th ग्रुप पढ़ोगे ना तब भी इस टर्म से वापस रूबरू होगे आप। बताइए बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, फटाफट से रिप्लाई कीजिए भाई। यस स्टूडेंट्स, रिप्लाई फास्ट, फटाफट से बताइए। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, हाँ जी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बेटा, जनरली बात सुनो, कि हम जैसे जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं ना, तो हमारे जो वैलेंस शेल है NH2 NP3, ये जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। तो ये बॉन्डिंग में पार्ट लेना बंद कर देते हैं, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन का तो यूज ही नहीं है बॉन्डिंग के अंदर, वहां पे सिर्फ क्या यूज होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ये जो नॉन बॉन्डिंग टेंडेंसी है ना s इलेक्ट्रॉन्स की, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि डाउन टू द ग्रुप क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। कि +5 की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाती है, और +3 की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके बच्चों, क्लियर हुई बात, हाँ जी क्लियर हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था, यस नो बोलो भाई, बात आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज NF5 NCl5 etc। अब देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ध्यान देना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से बताई थी, मैंने फॉस्फोरस से बताई है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने नाइट्रोजन का नहीं कहा। तो नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, दैट मीन्स NF5 NCl5 इस तरीके के जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन नहीं बनाता। इसका रीजन क्या है बेटा, जबकि हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस तो PCl5 बनाता है, जबकि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना बेटा, तो आपको पता चलेगा, हमें पता है फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, 3s2 3p3 और 3d0। वैलेंस शेल इसका कौन सा है, तीसरा है, तो तीसरे में तो क्या होता है, हमारे पास डी सब शेल भी होता है। लेकिन अब बात करोगे नाइट्रोजन के अंदर, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 2s2 2p3।
और 2d तो होता ही नहीं है, तो दैट मीन्स यही है। तो देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीजन है ये d ऑर्बिटल। इसके पास क्या होते हैं, ये d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। क्या होते हैं, d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, जिससे अपनी ये जो वैलेंसी होता है उसको एक्सटेंड कर सकता है। क्या कर लेता है, फास्फोरस अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर लेता है। जबकि नाइट्रोजन के पास क्या है, d ऑर्बिटल नहीं है बच्चों, और d ऑर्बिटल की, वैकेंट d ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। इसलिए PCl5 जो एग्जिस्ट करता है, जबकि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हुआ बेटा, क्या समझ में आई बात? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? यस को बोलो भाई, हो गया क्लियर कि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ये लिखा हुआ है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट देखेंगे, because it does not have vacant d orbital in its valence shell। वैलेंस शेल के पास क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है d। ये अगर मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में भी बता रखा है कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। वाई? ठीक है। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी प्रेजेंट होता है, -3 में, -2 में, -1 में। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर एक रिएक्शन आती है जिसमें हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। याद है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़ाई थी ये भी 11th क्लास में, अगर पढ़ी हो तो। डिस्प्रोपोर्शनेशन कुछ नाम याद आ रहा है गजनियों, याद आ रहा है कुछ? डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या था? हाँ जी, याद आ रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन बताएगा कोई, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या था? हाँ जी, बिल्कुल। डिस्प्रोपोर्शनेशन था, एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा था, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा था, और उसी एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो नाइट्रोजन हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। देखो, इन द केस ऑफ नाइट्रोजन all oxidation state from +1 to +4 tend to disproportionation in acidic solution। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन, ये हमारे पास नाइट्रस एसिड है बेटा, HNO2। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होकर इसने क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +3, नाइट्रिक एसिड में देखोगे तो +5, और नाइट्रिक ऑक्साइड में देखोगे तो +2। तो देखो +3 से +5 गया, ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। +3 से +2 गया, क्या हो गया, रिडक्शन। तो नाइट्रोजन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर हो गया भाई डिस्प्रपोर्शनेशन? अब तो सबको, अब तो नहीं भूलोगे? हाँ जी बच्चों, याद रह जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन। आना बोलो भाई, समझ में आ गया डिस्प्रोपोर्शनेशन? अब एक बात और याद रख लेना, इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, हर ग्रुप की मैं मैक्सिमम वैलेंसी बताऊंगा कि कौन कितनी मैक्सिमम वैलेंसी शो करता है। तो नाइट्रोजन का याद रख लेना, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो करता है। जैसे आपने देखा होगा NH4+ के अंदर, है ना, कभी भी नाइट्रोजन 5 वैलेंसी शो नहीं करता। मैंने तुम्हें ये बता दिया। अब देखना, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा MCQ में और तुम गलत करोगे, मैं तुम्हें डंके की चोट पे ये बात बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन गलत करोगे इतना बताने के बावजूद। नाइट्रोजन क्या नहीं शो करता बेटा, 5 वैलेंसी शो नहीं करता। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी वैलेंसी शो करता है, 4। मैं फिर बता रहा हूँ ये बात कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा इसके रिगार्डिंग और तुम गलत करोगे, गारंटी गलत करोगे जब मैं MCQ दूंगा। रोक सकते हो तो रोक लेना अपना गलत आंसर होने से। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम वैलेंसी कितनी शो करेगा, 4। नाइट्रोजन 5 वैलेंसी शो नहीं करता, ये बात याद रख लेना। द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4। 4 ही मैक्सिमम होती है, बिकॉज इट डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन की देखेंगे मैक्सिमम वैलेंसी 3 होती है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद आता है बेटा एनामोलस बिहेवियर। ये बात एक याद रखना बच्चों कि हमारे जितने भी ग्रुप है ना, जैसे मैं बात करूं आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, क्लोरीन, ये जितने भी बोरोन, कार्बन, इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन की बात करें हम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका बिहेवियर जो होता है वो बाकी एलिमेंट से अलग होता है। इसको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, ये बाकी एलिमेंट से अपना जो प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ वो अलग शो करते हैं, और सबका एक ही रीजन है। नाइट्रोजन के जो एनोमोलस बिहेवियर होने का रीजन है वही ऑक्सीजन का है, वही क्लोरीन का है। तो होता क्या है एनोमोलस बिहेवियर का रीजन, कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखें कि जो पहला एलिमेंट होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, इसकी इसलिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती है,
अलग होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर नहीं पता तो आप 11th क्लास वाली देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना, अच्छे से पता चल जाएगा ऑर्डर। तो डाउन टू द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, दैट मीन्स सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, नॉट लोएस्ट, हाईएस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें और क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, साइज छोटा होता है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं। तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये थोड़ा सा बिहेवियर जो है, रिएक्टिविटी है, वो अलग शो करते हैं। तो ये सबके लिए होगा, नाइट्रोजन के लिए भी यही होगा, ऑक्सीजन के लिए भी यही होगा, फ्लोरीन के लिए भी यही होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, गिव रीजन फॉर द फैक्ट दैट नाइट्रोजन शो एनोमोलस बिहेवियर इन इट्स ग्रुप, ऑल्सो गिव केमिकल एविडेंस फॉर द सेम। केमिकल एविडेंस भी हमें शो करना पड़ेगा भी, नाइट्रोजन अगर अलग से बिहेवियर शो कर रहा है तो उसका एविडेंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया था स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इसमें नहीं बताऊंगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ 11th में, है ना। और जिसको नहीं पता वो जाके वीडियो देख लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले, थोड़े से व्यू, थोड़े से सब्सक्राइब, थोड़े सा वॉच टाइम मेरे को भी दे दो। उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग होती है। ये सारे वो रीजन है जो फर्स्ट एलिमेंट को क्या शो करते हैं, एनोमोलस बिहेवियर शो करते हैं। कोई बात समझ में हो गई बात बेटा, क्लियर? ये मैटर क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है। इसके बाद में केमिकल एविडेंस देखें तो केमिकल एविडेंस क्या होता है, नाइट्रोजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। ये तो हमने देखा ही था कल, नाइट्रोजन वाला एक्सप्लेन किया था। तो जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी देख लेना भाई। विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इट इज कैपेबल ऑफ शोइंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज आयनिक वैलेंसी। तो जो हमारा कैल्शियम नाइट्राइड है उसके साथ में क्या शो करता है, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है ना। ओके बच्चों, क्लियर है? हाँ जी ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ये बात, आई बात समझ में? अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, वाई? जो N2 गैस होती है हमें पता है वो इनर्ट है ना, केमिकली रिएक्ट थोड़ी कर रही है, एनवायरमेंट में बहुत है, 78% है हमारे एनवायरमेंट में, तो केमिकल इनर्ट है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि रिएक्शन करना है, रिएक्शन करने का सिंपली मतलब क्या है, किसी और एलिमेंट के अंदर जुड़ना, किसी और एलिमेंट को अपने अंदर जोड़ना। यानी कि आपको उसके लिए क्या चाहिए, ये बॉन्ड डिसोसिएट करने पड़ेंगे, आपको क्या जोड़ करना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब कि नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता जाता है बेटा, इसकी वजह से उतना जो एनर्जी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। इसलिए जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, इनर्ट होता है इस पे, रूम टेम्परेचर पे। इट इज बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही हाई होती है, इसलिए वो क्या होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर हमारा पी ब्लॉक पे, ग्रुप 15 पे बात कर रहे थे हम, ठीक है। नाइट्रोजन हमने पढ़ा है अभी तक, नाइट्रोजन के कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, नाइट्रोजन के हाइड्राइड पढ़ेंगे, ठीक है, HNO3 पढ़ना है, अमोनिया पढ़ना है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी मेंटालिटी उस तरीके से तैयार रखना कि पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ना है ये चैप्टर, MCQ के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है तो पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? यस नो बोल दीजिए फाइनल। सबको क्लियर हो गया बेटे? हाँ जी, चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास खत्म करते हैं। और नलायकों किया करो शेयर कोई, तुम्हें यार रोज रोज कहनी पड़ती है बात, तुम भी ना मानते नहीं हो। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।